बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में पढ़ा है। जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स अभी तक हमने पढ़े थे उनमें या तो केवल अकेला रेजिस्टेंस लगा हुआ था, या केवल अकेला कैपेसिटर लगा हुआ था, क्या अकेला केवल इंडक्टेंस कॉइल लगी हुई थी, इंडक्टर कॉइल लगी हुई थी, है ना बच्चों। तो वहाँ पर हमने इन सबको अलग अलग स्टडी किया था कि भाई अगर इनके अक्रॉस कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अगर लगा दिया जाता है तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप किस तरह की होती है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज बच्चों हम लोग एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहे हैं जब ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो हैं किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में सीरीज में जुड़े हुए हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटर, सी कैपेसिटी का कैपेसिटर और एल सेल्फ इंडक्टेंस वाली जो कॉइल है, इन तीनों को हमने सीरीज में लगाया है और इसके अक्रॉस हमने V = V0 sin ओमेगा टी इस वोल्टेज वाला एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया है। बच्चों, इससे पहले कि हम देखें कि इस सर्किट के अंदर रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, करंट का क्या इक्वेशन होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप होगी, उसको हम समझें। उससे पहले बच्चों ज़रा हम ये बात करते हैं कि अगर अकेला रेजिस्टेंस किसी सर्किट में होता तब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज रिलेशनशिप होती। उस केस में अगर वोल्टेज का इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा टी है तो जो करंट का इक्वेशन है वो भी I = I0 sin ओमेगा टी ही होता, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर किसी सर्किट में केवल कैपेसिटेंस होता, वोल्टेज का इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा टी होता तो करंट का इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 होता। ठीक है, यानी करंट वोल्टेज से फेज में π/2 डिग्री आगे होता। इसी प्रकार से अगर किसी सर्किट के अंदर केवल इंडक्टेंस होता तो उस केस में इंडक्टेंस अकेला होने के केस में अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा टी होता किसी टाइम पर, तो करंट का इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 होता। यानी करंट जो है वो वोल्टेज से क्या होता, π/2 कोण से पश्चिगामी होता। तो बच्चों, अब आज हम लोग देखेंगे कि जब हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ा है तो वोल्टेज और करंट के बीच में किस तरह की फेज रिलेशनशिप होती है। जो अभी जो हमने यहाँ पर LCR सर्किट का डायग्राम देखा उसमें इंडक्टेंस L, कैपेसिटर C और रेजिस्टेंस ओमिक रेजिस्टेंस R तीनों जो है एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हैं और इनके अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है जिसका जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है V वो कितना है, V = V0 sin ओमेगा टी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इस डायग्राम में हम यहाँ पर सबसे पहले हमने जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम उनके लिए खींचा है, ये मानते हुए खींचा है कि अगर अकेला R किसी सर्किट में है तो उसके लिए फेजर डायग्राम क्या होगा, अकेला L किसी सर्किट में है तो उसके लिए फेजर डायग्राम कैसा होगा, और अकेला C अगर किसी सर्किट में है तो उसके लिए फेजर डायग्राम कैसा होगा। और उससे हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने की कोशिश या रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए फेजर खींचने की कोशिश इस डायग्राम में की है। तो आप बच्चों जैसा देख रहे होंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने VR और I दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन में दिखाया है, एक ही फेजर के ऊपर दिखाया है। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ये बात यहाँ पर और है कि I का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है और VR का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है ना, लेकिन दोनों एक ही फेज में हैं। अगर ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ अगर ओमेगा टी मान लें तो दोनों का फेज जो है सेम है। फाइन, अब आप दूसरा पोजीशन देख लीजिए। जब आपके पास केवल C है तो आप देख रहे हैं कि अपने VC को और I को जो बनाया है उनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का। और VC 90 डिग्री से पीछे है, या हम कह सकते हैं कि I जो है VC से 90 डिग्री आगे है, मतलब धारा 90 डिग्री से अग्रगामी है। तीसरी स्थिति हमने ली है जब हमारे पास केवल इंडक्टर अगर किसी सर्किट के अंदर है तो आप देख रहे हैं VL और I के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और जो VL है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री है, मतलब VL जो है वो I से फेज में 90 डिग्री आगे है या I जो है VL से फेज में 90 डिग्री पीछे है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों जब हम इस डायग्राम में VL और VC को ध्यान से देखें तो VL और VC जो एक ही लाइन के अलोंग अपोजिट डायरेक्शंस में है और यहाँ पर जो VC की वैल्यू VL से ज़्यादा है तो अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, VL माइनस VC आ जाएगा। तो अब अगर आप VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस सर्किट में रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो निकल करके आ जाएगा। और दो अगर आपके पास वेक्टर्स हैं
दो वेक्टर्स अगर आपके पास किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के रूप में हैं तो उसका जो विकर्ण है, उस समांतर चतुर्भुज को जो विकर्ण है वो उन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है। वही यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर जो वेक्टर v है वो यहाँ पर वेक्टर vr और वेक्टर vl माइनस वेक्टर vc का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट को यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो VL और VC हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। इनका रिजल्टेंट VC माइनस VL है क्योंकि यहाँ पर VC का मान VL से अधिक है और VR इनके परपेंडिकुलर है। ये दोनों मिलकर के एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ये पैरेलल पाइप यहाँ एक पैरेललोग्राम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है यहाँ पर, वो किसको बताएगा? वो इन दोनों वेक्टर्स के परिणामी को, रिजल्टेंट को ये बताएगा, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या होगा? अगर आप देखें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, यानी इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज V होता है वो कितना होता है? आई आर होता है। तो VR स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। VC जो कि किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है, उसका मान यहाँ पर I और रेजिस्टेंस की जगह पर XC आ जाएगा। और इसी प्रकार से VL की जगह पर माइनस आई इंटू XL का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इन दोनों में देखें तो इन दोनों में ये यहाँ पे भी जब I का स्क्वायर होगा तो ये यहाँ भी आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर होगा। तो कहीं ना कहीं आई इस पूरे में कॉमन है, आई स्क्वायर कॉमन है, तो आई स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? देखिएगा, अगर हम आई को इधर की ओर ले आएँ तो ये कितना हो जाएगा? v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब बच्चों v अपॉन आई बेसिकली क्या होता है? v क्या है? वोल्टेज, और i क्या है? करंट। v अपॉन आई क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, है ना। लेकिन जो रेजिस्टेंस है हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जो किसी चालक तार द्वारा किसी परिपथ में जो प्रतिरोध लगाया जाता है, केवल उसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम लोग v अपॉन आई की जगह पर कोई नया यहाँ पर कोई नई भौतिक राशि है, कोई नया नाम हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि केवल ये जो रेजिस्टेंस है ये केवल आर के कारण नहीं लग रहा है बल्कि ये एल और सी के कारण भी लग रहा है। तो इसे हम लोग जो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स के कारण करंट के अगेंस्ट जो कुल कितनी हिंड्रेंस पैदा हो रही है उसको हम किस नाम से यहाँ पर बताते हैं? उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं, और उसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई, या वी अपॉन आई की जगह पर हम जेड लिख सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी, और एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एल। ठीक है बच्चों, तो इसकी सहायता से आप परिपथ में उत्पन्न होने वाली कुल प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए और ज़्यादा इसको आप एक्सपेंड करना चाहें तो आप ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है। तो बच्चों, परिणामी वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर कितना होगा ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर आप फिर से उस डायग्राम को देखें, जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया था, उस डायग्राम को अगर आप चेक करेंगे ये, और आप ये मान लें कि यहाँ पर जो करंट है और करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल अगर फाई है, तो फाई होने के केस में जो टेन फाई है, टेन फाई कितना हो जाएगा? तो टेन फाई की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो टेन फाई क्या होगा? टेन फाई में आप हाइट लेंगे, हाइट और ओवर बेस लेंगे, ठीक है। तो हाइट की जगह पर कितना आ जाएगा? VC माइनस VL आ जाएगा, और बेस की जगह पर कितना आ जाएगा? VR आ जाएगा। तो जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर IXC माइनस IXL आएगा, और नीचे IR आएगा, और I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा XC माइनस XL ओवर R। और जब हम केवल इसको फाई की वैल्यू निकाल करके लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XC माइनस XL ओवर R। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। XC या फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल किसकी वैल्यू है? XC। ओमेगा एल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल की वैल्यू, XL की वैल्यू सॉरी कितनी होती है? ओमेगा एल। तो मैंने इसको यहाँ पहले लिख दिया था, इसलिए मैंने माइनस साइन यहाँ पर लगा दिया है। और XC की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो R है वो हमने R यहाँ पर लिख दिया।
तो आर की जगह पर आर लिख दिया, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा। अगर ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो tan इनवर्स 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल ओवर आर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं, इस प्रकार से वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है, इस प्रकार से आप फेज डिफरेंस यहाँ पर निकाल सकते हैं। अभी हम इसको और डिटेल में अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फाई का मान है वो आर, एक्सएल और एक्सी के मान पर निर्भर करता है। तो इसमें निम्न 3 स्थितियाँ संभव हो सकती हैं। पहला आप देख रहे हैं कि जब आप 1/ओमेगा सी की जो वैल्यू है वो ओमेगा एल से ज़्यादा होगी, तो ये जो इसके अंदर जो इसका कोणांक जो tan इनवर्स का आएगा वो किसवा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। यानी थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान यहाँ पर पॉजिटिव होगा। tan थीटा का मान पॉजिटिव होने का अर्थ हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में जब tan थीटा का मान पॉजिटिव है, tan थीटा फाई का मान पॉजिटिव है, तो फाई का मान पॉजिटिव होने का अर्थ ये हो जाएगा कि जो धारा है वो अग्रगामी होगी। ठीक है ना, वो धारा अग्रगामी होगी। दूसरे केस में अगर हम देख लें कि अगर ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा c से ज़्यादा होगा, तो उस केस में tan फाई की जो वैल्यू है किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी। माइनस में आने का मतलब है कि धारा क्या होगी, पश्चगामी होगी। और धारा पश्चगामी होने का मतलब परिपथ की जो प्रवृत्ति है या परिपथ का जो नेचर है वो इंडक्टिव होगा, है ना। और पहले वाले केस में जहाँ पर किसका मान ज़्यादा था, जहाँ पर हमारे पास फाई का मान पॉजिटिव आ रहा था, वहाँ पर जो परिपथ का मान, क्योंकि वहाँ पर धारा क्या होगी, फाई कौन से अग्रगामी होगी, तो परिपथ की जो प्रकृति होगी उस केस में वो धारित ही होगी। और जबकि दूसरे वाले केस में जो परिपथ की प्रकृति है, क्योंकि धारा का मान वोल्टेज से कम आ रहा है, तो धारा वोल्टेज से पश्चगामी होगी, यानी परिपथ कैसा होगा, प्रेरकी होगा। ये कुछ उस प्रकार से व्यवहार करेगा कि जैसे इसमें इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस अधिक प्रभावी है। ठीक है ना। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब 1/ओमेगा c और ओमेगा एल दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तो जीरो हो जाएगा, फाई का मान जीरो हो जाएगा। मतलब धारा और वोल्टेज के बीच में कोई भी कलांतर नहीं होगा। मतलब ये परिपथ इस प्रकार से व्यवहार करेगा जैसे इस परिपथ में केवल प्रतिरोध ही प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम मोटे मोटे तौर पर LCR परिपथ को समझ सकते हैं। LCR श्रेणी क्रम परिपथ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों।